दिव्यांश ऑनलाइन क्लास में आपका मेरे प्यारे साथियों बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते होंगे आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो तैयारी में और थोड़ा सा तेज़ी लाइए। तो आज हम आपके इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र जो एसएसटी में है उसका आज चौथा भाग हुआ, क्योंकि आपका देखते हैं जो भी हो गया। एसएसटी में सभी चैप्टर आपके अच्छे बड़े बड़े हैं, लेसन कम है, मगर वो लेसन क्या है थोड़े बड़े बड़े हैं। उसमें क्या बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ये जानकारी आपको अभी तो काम ही देगा, फिर कंपटीशन का तैयारी कीजिएगा तब भी इसी से क्वेश्चन बनता है, तब भी यहीं से क्वेश्चन बनता है। वो जो नौकरी की तैयारी कीजिएगा तो ये सबको ध्यान से पढ़िएगा थोड़ा सा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। चौथा पाठ है। अब हम पढ़ेंगे पेन थोड़ा सा पतला है, देखिए। अब हमें राष्ट्रीय आय की धारणा को स्पष्ट करना चाहिए। अभी तक हम क्या राष्ट्रीय आय पढ़ रहे थे, अलग अलग क्या थे अर्थशास्त्रियों का अलग अलग अर्थ, सबका ही नहीं था, एक ही था, मगर कहने का मतलब अलग अलग था। सबका क्या था, सार एक ही था कि साल भर में जो भी देश में क्या होता है, वस्तु या सेवा से जो भी आमदनी हुआ हो वो क्या होगा, राष्ट्रीय आय कहलाएगा। तो उसी को क्या बोल रहे हैं। अब आगे क्या है, राष्ट्रीय आय को धारणा को स्पष्ट कर देना चाहिए, जिससे यह पता चले कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत किन किन प्रकारों की आयों को व्याख्या करते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, राष्ट्रीय आय अलग अलग प्रकार के होते हैं, राष्ट्रीय आय भी अलग अलग प्रकार के, उसके बारे में चर्चा करेंगे। किन किन प्रकार के आयों की व्याख्या करते हैं। राष्ट्रीय आय की धारणा को हम निम्नलिखित आयामों के द्वारा स्पष्ट करते हैं। मतलब राष्ट्रीय आय भी क्या है, बहुत प्रकार के होते हैं। अब उसके बारे में जानेंगे। तो राष्ट्रीय आय के बारे में देख लीजिए, धारणा देख लीजिए। राष्ट्रीय आय की धारणा में कितने हैं, 3 प्रकार के। अभी कितने प्रकार के दिए हुए हैं, 3 प्रकार के। उसमें से सबसे पहला कौन है, सकल घरेलू उत्पाद। इसी को क्या बोलते हैं, जी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका बार बार आप देखते हैं न्यूज में, पेपर में बार बार ये शब्द आते रहता है, जीडीपी। भारत का जीडीपी इतना परसेंट से बढ़ रहा है, अमेरिका का इतना है, दुनिया में भारत का जीडीपी इतना तेज रफ्तार से हो रहा है। ये सब आप न्यूज में बराबर आपको सुनते मिलेगा, क्योंकि इसके बारे में क्या है, बार बार चर्चा होती रहती है। इसके बारे में, जीडीपी के बारे में हमेशा देखिएगा टीवी में, न्यूज में बना ही रहता है। ये सब दोनों के बारे में तो कम सुनिएगा, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में, मगर जीडीपी के बारे में आप हमेशा सुनते रहिएगा। जीडीपी के बारे में हमेशा चर्चा होती रहती है। अभी भारत का जीडीपी देख लीजिएगा, ये बदलते रहता है, कभी 6 रहेगा, कभी भारत का 7, कभी 8 था, मगर ये थोड़ा इधर थोड़ा सा कम गया, 6 या 7 के बीच होगा भारत का जीडीपी। पहला क्या है, सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। दूसरा कौन है, ग्रोस, मतलब होता है कुल, याद रखिएगा, ग्रोस माने टोटल। ग्रोस मतलब क्या होता है, टोटल। सकल राष्ट्रीय उत्पादन। तीसरा क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। ये सबको क्या देखिए बोलते हैं, जी डी पी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का शॉर्ट फॉर्म होता है। और इसको क्या बोलते हैं, जी एन पी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को एन एन पी। तो न्यूज में देखिएगा ना, ये शॉर्ट फॉर्म का ज़्यादा यूज करता है। जैसे ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, एक जगह लिख देगा न्यूज में, उसके बाद इसका छोटा रूप यही जीडीपी, जीडीपी शॉर्ट फॉर्म में यूज करेगा बार बार। ये जीडीपी, जीडीपी बहुत यूज होता है इकोनॉमिक के टर्म में। दूसरा क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, सकल या कुल राष्ट्रीय उत्पादन। और तीसरा क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। अब चलिए अब एक एक करके अब इसके बारे में चर्चा करेंगे, डिटेल से बताएंगे कि जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या है, एनएनपी क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए पहला के बारे में देख लीजिए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं।
देखिए ध्यान से इसको सुनिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है, इससे क्वेश्चन तो बनता ही है, आपको आगे काम भी देगा। एग्जाम में हर जगह इससे क्वेश्चन बनता है जीडीपी से। जीडीपी को ही क्या बोलते हैं? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस मतलब होता है कि टोटल, कुल। ग्रोस मतलब क्या होता है? कुल मिलाकर। सकल भी इसको हिंदी में बोलते हैं। डोमेस्टिक मतलब होता है घरेलू, पढ़े होंगे। डोमेस्टिक मतलब क्या होता है? घरेलू। तो भारत को मान लीजिए एक घर, भारत को क्या मान लेंगे? एक घर। उसमें से कुल जितना भी क्या होगा? प्रोडक्ट उत्पादन होगा एक साल में, उसी को जीडीपी बोलते हैं। और वो प्रोडक्शन जितना ज्यादा बढ़ेगा, वस्तु जितना ज्यादा बनेगा, तो उसका दाम भी तो तय होता है ना। तो वही जो दाम तय होगा ना एक साल में, जितना वस्तु बना, उसी से पता चलता है कि देश में खपत कितना है, कंजम्पशन कितना तेजी से बढ़ रहा है, प्रोडक्शन कितना तेजी से बढ़ रहा है, तभी ना विकास करेगा। कोई चीज विकास कब करेगा? कंपनी है तो वो विकास कब करेगा? जब उसका फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनेगा, बार बार बनेगा, और ज्यादा मात्रा में अगले साल 10 लाख के बनाया तो अभी 20 लाख के, फिर 50 लाख के, तो ज्यादा बनाएगा तब नहीं पता चला अभी 10 लाख के बेचा, तो पीछे अभी कितना बेचेगा? 20 लाख के, तो कितना परसेंट उसका बढ़ा, तभी नहीं पता चलेगा कि हाँ वो 10 लाख का बेचा था तो अगले साल 20 लाख का बेचा, तो इतना परसेंट वो क्या हुआ, वो उसका बढ़ गया प्रोडक्शन। तो वही उसको क्या हुआ? फायदा हुआ तो बेच रहा है, कर रहा है ना वैसा, विकास भी कर रहा है फैक्ट्री धीरे धीरे। इससे पता चल रहा है कि अगले साल 10 तभी 20 होगा। तो वैसे ही भारत क्या हो रहा है जीडीपी में, इस साल इतना प्रतिशत, अगला साल इतना प्रतिशत, अगर प्रतिशत बढ़ते जाएगा तो क्या है? जीडीपी बढ़िया है, मतलब देश विकास कर रहा है। अगर क्या है? कम रहा है जीडीपी किसी देश का, तो उसका क्या हो रहा है? विकास रुक रहा है, प्रोडक्शन उसका कम हो रहा है, देश में बेरोजगारी उसकी बढ़ रही है। इसका ये मतलब होता है। जीडीपी जिस देश का जितना बेहतर रहता है उतना बढ़िया है, वो उतना अच्छा है उस देश के लिए। तो चलिए उसी के बारे में चर्चा करेंगे और बढ़िया से। किसी देश में किसी दिए हुए वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, अभी बोले कोई भी देश हो, भारत हो, अमेरिका हो, चीन हो, फ्रांस हो, कोई भी, दुनिया में उतने सारे देश हैं, कोई भी देश हो, उस देश के अंदर, जैसे भारत है, भारत देश के अंदर एक साल में, एक वर्ष में, वित्तीय वर्ष जिसको बोलते हैं, एक वित्तीय वर्ष, भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? 1 अप्रैल से 28 मार्च तक, 31 मार्च तक। कब होता है? अगर संडे नहीं रहा तो अलग बात, संडे की छुट्टी रहता है, ऐसे मान के चलिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है वित्तीय वर्ष भारत का। और सब विदेश में वो जनवरी से गिनता है अपना, भारत में ही 1 अप्रैल से चलता है वित्तीय वर्ष। तो वित्तीय वर्ष मानकर एक साल के अंदर जो भी क्या होगा? वस्तु उत्पादन होगा, कोई भी वस्तु बने, पेन बने, जहाज बने, मतलब सोच लीजिए उत्पादन में समझ लीजिए, एक सुई का सुई हो गया ने, उससे लेकर मिसाइल तक समझ लीजिए, रॉकेट जो है ना अंतरिक्ष में जाता है उसका प्रोडक्शन तक समझ लीजिए, मतलब इसमें सभी प्रोडक्शन आ जाएगा। उत्पादन में क्या आ जाएगा? सभी चीज, जितना भी फैक्ट्री में सामान बढ़ रहा है एक साल के अंदर देश में। और सर्विस, और सर्विस में कल पिछले क्लास में बता दिए थे, सर्विस में जो सेवा करते हैं, सेवा मतलब जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर जाते हैं मरीज को देखते हैं ना, नर्स, वकील, ये सब क्या हो गया? सर्विस हो गया। आदमी जो जॉब किया, नौकरी किया, उसको सैलरी मिला, सर्विस दिया, तो उसी को क्या बोलेंगे? सर्विस सेक्टर। तो क्या बोलते हैं यहाँ पर? साल भर में जितना वस्तु बना और जितना सेवा हुआ, उसकी कुल मात्रा उत्पादित की जाती है, उसे ही क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। एक साल के अंदर कोई भी देश के अंदर में क्या हुआ? कोई जितना वस्तु उत्पादित हुआ और जितना सर्विस हुआ, उस सभी को क्या है? जोड़ देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। समझ गए होंगे? अब इसी का देखिए इंग्लिश में दिया हुआ, इसको भी बता ही देते हैं। द टोटल क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब होता है मात्रा, टोटल माने कुल, ऑफ गुड्स, याद रखिएगा इंग्लिश में जब पढ़ाए थे बताए थे, इंग्लिश का क्या होता है? एक भी शब्द खाली इधर उधर कर दीजिएगा उसका मतलब ही चेंज हो जाता है। क्या होता है? सिर्फ एक चीज,
एक मीनिंग इधर से उधर कर दीजिएगा तो इसका क्या होता है, सब चीजें बदल जाएगा, उसका अर्थ ही बदल जाता है। तो वैसे देखिए गुड माने क्या होता है, अच्छा, पढ़े होंगे, मगर इसमें खाली एस लगा दीजिएगा नहीं तो इसका मतलब होता है समान। गुड माने क्या हो जाता है, समान, गुड्स मतलब गुड माने अच्छा, GOOD, और उसमें खाली एस जोड़ देंगे ना, देख रहे हैं एस जुड़ा है ना, ये बस क्या हो गया, वस्तु हो गया गुड्स मतलब। और भी होता है वस्तु का, थिंग हो गया, आर्टिकल हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट मतलब भी वस्तु होता है और उद्देश्य भी होता है। एंड सर्विस, सर्विस माने क्या होता है, सेवा। द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी इन ए गिवन ईयर इज कॉल्ड GDP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब एक साल में जितने भी देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जितने भी क्या बने, गुड्स बने, उत्पादन क्या हुआ, सामान, और सर्विस, सर्विस माने सेवा, जो आदमी क्या किया, नौकरी किया, नौकरी के रूप में कोई भी हो सकता है, उसको क्या दोनों को जोड़ दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, GDP बोलते हैं। आशा करते होंगे आपको अच्छे समझ में आया होगा, नहीं तो एक बार फिर इसको देख लीजिए, क्योंकि ये इससे क्वेश्चन 100% आता ही आता है GDP से। 10वां में आए चाहे नहीं आए आपके क्वेश्चन में, नौकरी वाला आएगा ही आएगा, कन्फर्म, लिख लीजिए कहीं पर लिखना है तो। GDP में क्या होता है, इसको आसानी से समझ लीजिए, फिर से बता रहे हैं। किसी देश में एक साल के अंदर, वित्तीय वर्ष के अंदर बोलते हैं वित्तीय वर्ष, हर देश का वित्तीय वर्ष क्या होता है, अलग अलग होता है। भारत का है अप्रैल से मार्च, और विदेश में जाइएगा तो आपको जनवरी से चलता है, वहां पर दिसंबर तक, बहुत सारे देश में। तो हर देश क्या अपना वित्तीय वर्ष अलग अलग मानता है। जैसे हम लोग का हिंदी कैलेंडर अलग है, इंग्लिश कैलेंडर अलग है कि नहीं। अभी जैसे दुर्गा पूजा चल रहा है तो क्या बोलते हैं, आश्विन महीना बोलते हैं, अपना हिंदी महीना याद होगा आपको। इंग्लिश में क्या चल रहा है अभी, सितंबर चल रहा है कि नहीं। तो ये सब क्या है, जो सितंबर चल रहा है, हम लोग का कैलेंडर थोड़े है ये वेस्ट का कैलेंडर है, हम लोग का हिंदू पंचांग अलग है। तो वैसे ही क्या है, हर देश का वित्तीय वर्ष भी अलग अलग होता है। तो एक साल के अंदर किसी देश में क्या होगा, जितना वस्तु बनेगा और जितना सर्विस हुआ, सेवा, वो उसको मिला देंगे तो क्या कहलाएगा, वो GDP कहलाएगा। बस इतना सिंपल है ये। GDP के बारे में आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं, दूसरा के बारे में जानेंगे। अब GNP के बारे में, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। वह आगे देखिए, GNP का हिंदी में क्या होता है, ग्रोस मतलब याद रखिएगा टोटल होता है, कुल। ग्रोस मतलब GNP, कुल राष्ट्रीय उत्पाद, इसको क्या याद रख सकते हैं, कुल राष्ट्रीय उत्पाद। किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन होता है उसके मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय उत्पादन GNP कहते हैं। इसको भी समझ लीजिए। अभी GDP पढ़े, GDP में क्या पढ़े कि एक साल में, क्या पढ़े मेरे साथियों, कि एक साल के अंदर क्या हुआ, सभी वस्तुओं और सभी सेवाओं को मिलाकर जो उत्पादित हुआ एक साल में, उसी को GDP कहते हैं। और GDP से ही क्या बना, GDP जो वस्तु और सेवा एक साल के अंतर्गत क्या हुआ, उत्पादन हुआ, उसका जो मूल्य लगेगा, क्या लगेगा, जैसे वस्तु बना तो जितना रुपया का वस्तु बना एक साल में पूरे देश में, और जितना का सर्विस सेक्टर हुआ, जितना का आदमी सेवा दिया तो उसको तनख्वाह मिला ने, उस सबका क्या लगेगा, मूल्य लगेगा, वही यहाँ पर वो क्या कहलाएगा, GNP कहलाएगा। GDP में हुआ कि सिर्फ वस्तु और सेवा कितना हुआ एक साल में वो बताएगा, और GNP में क्या होगा, उस GDP का मूल्य बता देगा कि वस्तु और सेवा किया, काम किया ना आदमी, प्रोडक्शन हुआ तो कितना का सामान बना, कितना करोड़ का सामान बना देश में, और सर्विस दिया आदमी तो कितना मूल्य का सर्विस दिया। जैसे सैलरी मिलता है ना सबको, तो वो क्या है आपको नहीं पता है, मगर कंपनी वाले को तो पता रहती है कि इतना मेरा मजदूर है, इतना का सैलरी दिए उसको तो पता रहता है ना। तो हिसाब क्या है, सरकार के पास जाती है, उसके अनुसार वो टैक्स काटता है ना।
तो वही कह रहा है, किसी देश में, कोई भी देश, भारत की मान लीजिए, यहाँ हम लोग भारत के वासी हैं, किसी देश में एक साल के अंतर्गत जितनी वस्तु बना और जितना सेवा उत्पादन हुआ, जितना आदमी क्या किया, नौकरी किया, सेवा मतलब क्या, नौकरी, सेवा माने नौकरी, बस यही समझिए, नौकरी किया तो उसका जो वैल्यू बना, उस काम का वैल्यू बना, काम करता था आदमी, क्या उसको पैसा देता है ना उसके बदले में, तो वही हो गया। तो जो वस्तु बना उसका दाम हो गया, समझ सोच लीजिए, और जो सेवा दिया, नौकरी किया, उसका वैल्यू, दोनों को मिलाकर वैल्यू बनेगा, रुपया में क्या होगा, मपाएगा वो दोनों, उसी को क्या बोलेंगे, जीएनपी बोलेंगे, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट बोलेंगे। समझ गए मेरे प्यारे साथियों? एक बार और इसको अच्छे से समझ लीजिए, इतना अच्छे से 2 बार 3 बार बोलेंगे कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर से एक बार समझ लीजिए इसको। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन तथा सकल घरेलू में अंतर है। यहाँ इसको जीडीपी से नहीं करना, जीडीपी अलग चीज है और जीएनपी अलग चीज है। अभी ना बोले जीडीपी क्या है, इसको एक नहीं मान लेना, इसमें भी देखिए वस्तु सेवा आ रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है, उसका मौद्रिक मूल्य लग रहा है दोनों का, और उसमें क्या हो रहा है, सिर्फ पता कर रहा है कि आदमी कि साल भर में भारत देश में कितना वस्तु उत्पादन हुआ और आदमी कितना सर्विस किया, और जीडीपी में और जीएनपी में क्या हुआ, उसका दाम लग गया, जो वस्तु बना उसका दाम लग गया, और आदमी जो नौकरी किया, सर्विस दिया, सेवा दिया, जो जैसे कैसे आप कोई डॉक्टर को घर बुलाते हैं या प्लम्बर वाला कुछ भी बुलाते हैं घर में, तो आता है, काम करता है, तो कैसे पैसा लेता है कि नहीं लेता है, तो वो सर्विस दिया, आपका कल बना दिया, मोटर बना दिया, जो भी बना दिया, उसके बदले में क्या हुआ, वो पैसा लिया ना सर, सेवा के बदले में, उसी को सर्विस बोलते हैं बस। तो वैसे जो नौकरी करता है ना, सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, कोई भी तरह का नौकरी हो गया, उसी को सेवा में गिना जाएगा। तो उसका क्या हुआ, मौद्रिक मूल्य लगता है कि नहीं लगता है, वो काम किया, आदमी कमाया तो मौद्रिक मूल्य लगेगा ना उसका, तो उसी को क्या है, जीएनपी कहते हैं। कुल राष्ट्रीय उत्पादन का पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पादन, सकल घरेलू मतलब जीडीपी में देशवासियों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ दिया जाता है, तथा विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को घटा दिया जाता है। एक चीज और इसमें जान लीजिए, पहले इस सबको मिटा देते, घिचर पिचर लग रहा है। नीचे वाला लाइन ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा आप ही को जीडीपी में और जीएनपी में, क्योंकि दोनों का देख रहेंगे एक ही है, वस्तु सेवा। जीडीपी में क्या है, सिर्फ पता चल रहा है कि एक साल के अंदर इतना सर्विस हुआ और इतना वस्तु बना, और जीएनपी में क्या हुआ, उसी का दाम तय कर दिया गया कि इतना रुपया का लाख करोड़ का सामान बना, उत्पादन हुआ वस्तु, और इतना लाख करोड़ का सर्विस हुआ, उसी को जीएनपी बोलेंगे। मगर जीडीपी जीएनपी में क्या है, अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। क्या अंतर है, तो यहाँ पर अंतर दिया हुआ है, मतलब कुल राष्ट्रीय उत्पादन का पता लगाने के लिए जीडीपी उत्पादन के लिए सकल घरेलू उत्पादन में देशवासियों द्वारा विदेशों में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जोड़ दिया जाता है। मतलब न्यूज में, पेपर में सुनते होंगे कि आदमी क्या है, देखते हैं आईआईटी करता है, या बहुत सारे बिजनेसमैन भी हो गए, वो क्या करते हैं, विदेश में भी तो फैक्ट्री लगाते हैं, विदेश में भी तो आदमी जाता है काम करने, जाता है कि नहीं, सऊदी अरब सुनते होंगे, यूएई, भारत जाता है कि नहीं, आदमी वहाँ काम करता है, इजराइल जाता है ना, फिर यूरोप में हो गया, बहुत सारे लोग जाते हैं पढ़ पढ़ के वहाँ काम करने के लिए, डॉक्टर इंजीनियर जाते हैं कि नहीं जाते हैं, अमेरिका जाते हैं ना, पढ़ पढ़ कर यहाँ से डॉक्टर इंजीनियर काम करने के लिए, तो वो सब जो क्या है, रुपया कमा के तब बाहर तब भेज देते हैं वो, या फिर यहाँ से कोई कंपनी बाहर गया तो जो सभी को दे दाकर वहां पर जो प्रॉफिट बचेगा कंपनी का, वो भी तो क्या भारतीय में लाएगा, तो उसको भी क्या है, जोड़ा जाता है, और विदेशी कंपनी भारत में भी है। ये अंतर माइनर अंतर है, इसको ध्यान से खाली सुनिएगा, नहीं तो मिस माइंड हुआ तो उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। भारत का आदमी बाहर काम कर रहा है, और भारत का जो बिजनेसमैन का फैक्ट्री है वो भी बाहर में है, तो वो जो आदमी कमा के भारत में भेज रहा है पैसा, प्लस में जो बिजनेस से
प्रॉफिट होगा वो तो प्रॉफिट लाएगा ना, बाहर से आदमी बिजनेस करके अंदर देश में भारत में, तो उसको क्या भारत के जीडीपी में जोड़ दिया जाएगा। और विदेशी कंपनी जो भारत में काम कर रही है तो वो क्या करेगी, प्रॉफिट कमा के वो भी तो अपन देश ले जाएगी ना, तो उसको क्या करते हैं उसमें से घटा देते हैं, उसमें से घटा देते हैं। भारत वाला जब बाहर में कम कर उसको जोड़ देंगे अपना जीडीपी में, और जो विदेशी कंपनी भारत में काम कर रही है वो तो क्या करेगी अपना प्रॉफिट लेके तो अपन देश ही जाएगी ना। जैसे हम लोग ला रहे हैं विदेश से प्रॉफिट, तो अभी तो ले जाएगा अपना देश ना। तो जो विदेशी जाएगा यहाँ से, विदेशी कंपनी अपना प्रॉफिट ले जाएगा, उसको क्या करेंगे इसमें घटा देंगे। वही ये लाइन कहना चाह रहा है। कितना आसान है, एक बार फिर से सुन लीजिए। कुल राष्ट्रीय उत्पादन का पता लगाने के लिए सकल घरेलू उत्पादन मतलब जीडीपी में देशवासियों द्वारा विदेश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को मूल्य को क्या करके जाता है, जोड़ दिया जाता है जीडीपी में, तथा विदेशियों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं के मूल्य को क्या करता है, घटा दिया जाता है, क्योंकि वो तो ले चल जाएगा ना, तो उसको तो घटाना ही पड़ेगा। क्या करेगा वो अपना प्रॉफिट यहाँ से लेकर चल जाएगा ना, तू रहेगा थोड़े, यहाँ रहेगा तब नहीं जुटेगा वो। तो आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा जीडीपी के बारे में और जीएनपी के बारे में। फिर से सुन लीजिए, जीडीपी में क्या होता है, एक साल के अंदर देश के अंदर जितने भी क्या है वस्तु और सेवा उत्पादित होता है उसको जीडीपी बोलते हैं। जीएनपी क्या कहते हैं, एक साल के अंदर किसी देश में वस्तु और सेवा जो भी उत्पादन हुआ उसका क्या है मौद्रिक मूल्य को जीएनपी कहते हैं, कुल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। जीएनपी जीडीपी में क्या अंतर है, जीडीपी में क्या हो जाएगा, जो भारत का कंपनी है वो विदेश में जाएगा काम करने, वहाँ से जो प्रॉफिट आएगा वो भारत के जीडीपी में जुड़ जाएगा, और जो विदेशी कंपनी है जो यहाँ काम कर रहा है तो यहाँ वाला में क्या होगा वो माइनस हो जाएगा उसका, क्योंकि वो पैसा कमा के अपना प्रॉफिट लेके चल जाएगा ना। यही क्या है जीडीपी और जीएनपी में अंतर है। आगे देखिए तीसरा, था एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्चा करना पड़ता है। कुल एनएनपी को पता करने के लिए क्या है, कुछ खर्चा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन में इन खर्चों को घटा देने से जो शेष बचता है वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन एनएनपी कहलाता है। ये लगता है लाइन पीछे भी एक बार बता दिए हैं मगर फिर भी समझ लीजिए। कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें क्या है, कुछ खर्चा करना पड़ता है। अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन को इन खर्चों में क्या करते हैं, घटा देने से जो शेष बचता है वह शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाता है एनएनपी। इसको ध्यान से समझ लीजिए, घर के संदर्भ में समझाएंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। जैसे मान के चलिए आपके पापा की सैलरी है 50,000, मान के चलिए घर में आपका सैलरी है 50,000, तो जब 50,000 आता है तो कुल घर में रख ही लेते हैं थोड़े, खाना में खर्चा होगा, दवाई में खर्चा होगा, आजकल मोबाइल इंटरनेट वो सब खर्चा होगा, अखबार पेपर में खर्चा होगा। तो मान लीजिए सभी खर्चा मिला दिए तो 40,000 खर्चा हो गया। उस सेवा करके जो नौकरी करके जो पैसा लाए 50,000, उसमें से 40,000 क्या हो गया, मान के चलिए खर्चा हो गया। तो उसमें से क्या बचा, 10,000 सेविंग बचा ना 10,000, तो वही क्या हो जाएगा, एनएनपी हो जाएगा। अब इसको फैक्ट्री के संदर्भ में समझ लीजिए। फैक्ट्री में क्या होगा, कंपनी वाला मान के चलिए पेन को बनाने में उसको कुछ तो खर्चा बैठा होगा, कुछ खर्चा लगा होगा ना। मान के चलिए 1,000 रुपया का पेन है तो कंपनी को बनाने में इसको कुछ तो खर्चा लगा होगा ना, 500-600 जो भी लगा होगा, तो वो तो खर्चा निकालेगा ना। इसके बाद जो 400 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ शेष बच के,
वही क्या कहलाएगा, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन कहलाएगा। वही ये लाइन कहना चाह रहा है। बस फिर से समझ लीजिए, कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्च करना पड़ता है। उत्पादन कोई चीज़ करेंगे तो खर्च करेंगे तभी ना होगा। जैसे फैक्ट्री लगाएंगे, फैक्ट्री में मशीन लगाएंगे, मशीन के बाद रॉ मटेरियल आएगा, तभी ना वो बनेगा। फिर मजदूर उसमें काम करेगा, खर्चा होगा कि नहीं होगा। सामान बनाने में खर्चा होगा ने। खर्चा होने के बाद क्या होता है, सामान बनता है, उसमें उस पर फिर क्या कंपनी वाला जोड़ता है ऊपर से कि टोटल सामान इतना बना। मान लीजिए एक पेज लेते हैं, समझा देते हैं आपको, देखिएगा ध्यान से। कोई फैक्ट्री है, मान के चलिए ये फैक्ट्री है, यहाँ पर से पेन बनाया, ये पेन का लागत है 100 रुपया। 100 रुपया में ये पेन क्या है, एसपी बिक रहा है, सेलिंग प्राइस है इसका 100 रुपया। तो इसको बनाने में मान के चलिए 80 रुपया खर्च हुआ। तो 80 रुपया में रॉ मटेरियल आएगा कि नहीं आएगा इसका, मटेरियल, MATERIAL, मटेरियल, रॉ मटेरियल, कच्चा सामान लगेगा कि नहीं लगेगा। रॉ मटेरियल में क्या चाहेगा, लेबर आ जाएगा, इसका रॉ मटेरियल आ जाएगा, आएगा नहीं। फिर इसका पूंजी समझिए फैक्ट्री लगाने का, वो सब जब सामान बनाया तो फैक्ट्री में एक तो सामान बनेगा नहीं, फैक्ट्री में एक सामान बनेगा, जब भी बनेगा तो मान चलिए 1 लाख पेन बना देगा ये, इकाई दाएं से 10,000 10,000 लाख, 1 लाख पेन बना दिया, 1 लाख पेन बन गया। अब सबका दाम कितना है, 100 रुपया, तो इसको 100 से गुना कर देंगे तो जो आएगा अपना वहाँ जाएगा। अब इसको बनाने में क्या है, 80 रुपया पर पेन पर खर्च आ रहा है। अब 20 रुपया का क्या हो रहा है, इसको प्रॉफिट हो रहा है। 20 रुपया का जो प्रॉफिट हो रहा है ना, यही क्या हो जाएगा, NNP हो जाएगा। ये जो 20 रुपया बच रहा है ना पर पेन पर, वही क्या हो जाएगा, NNP हो जाएगा। ये उदाहरण देके समझा रहे थे, तो वही देश के संदर्भ में भी हो जाएगा। कुल ये क्या हो गया, इसका शुद्ध बचत हुआ ये। बाकी सब तो खर्चा हो गया, लेबर में, रॉ मटेरियल में, प्रचार करे में, बाकी सब में इधर उधर। 80 रुपया, इसको 100 रुपया का पेन बनाने में क्या है, खर्चा हुआ है। बाकी 20 रुपया इसको एकदम शुद्ध बचा है। NNP इसी को बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट। आगे देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट। कुल राष्ट्रीय उत्पादन को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ खर्चा करना पड़ता है, अतः कुल राष्ट्रीय उत्पादन में इन खर्चों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। जो सामान बनाने में खर्चा हुआ, उत्पादन करने में जो कॉस्ट प्राइस लगा बनाने में, रॉ मटेरियल, लेबर, मशीन लगाने में, उसमें क्या करेंगे, वो जो सामान बना उसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। तो उसी से क्या है, हमको कुल NNP प्राप्त हो जाएगा। बस सिंपल है, इतना सा। उत्पादन के बीच छोटा कैसे हो जाता है इरेजर बार बार, देखिए NNP समझ गए होंगे। अब आगे देखिए इसमें थोड़ा सा, उत्पादन के बीच इसी का वितरण किया जाता है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन GNP में कच्चे माल की कीमत, पूंजी की घिस, ये क्या लिखा हुआ है, छोड़ रहने दीजिए। मरम्मत पर किए गए व्यय, कर एवं बीमा का व्यय घटा देने से जो बचता है उसे ही शुद्ध राष्ट्रीय व्यय। अभी बताया वही चीज है। वैसे कोई सामान बना, तो देखिए वहां पर दिया हुआ है वही चीज। कोई सामान बना ना, कोई सामान, कोई भी सामान बन लिए, तो उसमें क्या होगा, कच्चा माल आया पहले। कोई सामान तो ऐसी सीधे बन के तो आता नहीं है। जैसे चिप्स ही बना, चिप्स का पैकेट खाए होंगे, तो क्या वो फैक्ट्री में पहले क्या हुआ, चिप्स से आया सीधे नहीं, उसमें रॉ मटेरियल आलू आया। वो आलू आया तो उसको भी खर्चा लगा ना लाने में, आलू को खरीद के लाया होगा कंपनी वाला। उस आलू को लाने के बाद फिर क्या आया होगा, तेल आया होगा, उसका मशीन आया होगा, लेबर आया होगा, वो पैकेट आया होगा जो प्लास्टिक में जिसमें पैक रहता है, तो उसमें खर्चा लगा होगा कि नहीं लगा होगा। उसके बाद प्रोडक्शन हुआ होगा ना, वो बना होगा। तो वही यहाँ कहना है,
कच्चा माल आया, पूंजी की क्या हुआ वहां पर। फिर मशीन भी क्या होता है, उसको हर कुछ दिन में देखते हैं मशीन चीजें खराब होता ही, तो जैसे आपका पास में गाड़ी होगा तो सर्विस कराते हैं कि नहीं कराते, तो उसमें भी खर्चा आता है कि नहीं आता है गाड़ी में। तो वैसे मशीन का मरम्मत का होता है खर्चा। और क्या होता है, कर। जैसे कोई बड़ा बड़ा फैक्ट्री है तो क्या है, वो बड़ा बड़ा पूंजीपति क्या होता है, घर से पैसा लगाता है ना, ये बड़ी होशियार होता है वो सब। प्रॉफिट भले अपन घर में रख लेगा, मगर बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाने में क्या करेगा, बैंक से ले लेगा पैसा। डूब गया तो बैंक का गया, अब प्रॉफिट हो गया तो आदमी का आया। बड़ी होशियार होता है वो। बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग क्या होते हैं, बड़ी बुद्धिमान होते हैं वो लोग। घर से पैसा नहीं लगाते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरे के पैसे से खेल लेते हैं। क्या करेंगे, जैसे सरकार से जमीन ले लेंगे वो फैक्ट्री के नाम पर, उस क्या करेंगे, उस जमीन का कागज लेकर जाएंगे और फैक्ट्री का लेकर कोई बैंक चल जाएंगे। बैंक उनके लिए रहता है, हाथ छानले रहता है, सर सर करके बात करेगा उनसे। आप जाइएगा लोने के लिए, देखिए देखो नहीं करेगा बेचारा। कंपनी वाला क्या, उससे हजारों करोड़ लेके फैक्ट्री बना देगा आराम से, सामान मार्केट में बिकेगा, उससे जो प्रॉफिट होगा वो क्या करेगा, कर दे देगा, टैक्स टैक्स भी दे देगा। और क्या कर देगा वो, बैंक वाले को भी दे देगा, और प्रॉफिट हुआ अपने भी रख लेगा। और फैक्ट्री नहीं चला, डूब गया, तो पैसा किसका गया, बैंक का गया। उसका इसमें कुछ गया, कुछ होने गया उसका। तो वही क्या करता है, उसमें सिर्फ कर देगा, बिकेगा तो टैक्स भी सरकार को देगा ना, कुछ टैक्स तो जरूर देगा। एवं बीमा करा लेता है हर चीज का। देखिए आजकल इंश्योरेंस होता है, आजकल देखिएगा हर चीज का इंश्योरेंस होता है ना बीमा, तो वो सब में भी देगा। कर देगा, बीमा देगा, मरम्मत कराएगा मशीन में, उसमें खर्च करेगा, बहुत सारा खर्च होगा तो क्या करेगा, वो खर्च क्या करेगा, उस प्रोडक्शन में घटा देगा। क्या करेगा वो, प्रोडक्शन जितना सामान बना उसमें घटा देगा। उसके बाद जो शुद्ध प्रॉफिट बचेगा ना, उसी को क्या बोलेगा, एनएनपी बचेगा। जो बचेगा लास्ट में एनएनपी, उसी को क्या बोलेंगे, एनएनपी कहेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए बोले तीनों बड़ी मजेदार चीज था, जीडीपी भी, और क्या था, जीएनपी और एनएनपी, तीनों को बढ़िया से देखिएगा एक बार दो बार करके। भारत की राष्ट्रीय आय, अब आगे चलते हैं। ऐतिहासिक परिवेश, जब चैप्टर शुरू किया था तभी था, बताए थे कि भारत का जो भी अर्थव्यवस्था देख रहे हैं क्या, एक दिन का नहीं है, कोई भी देश का, उसको क्या अर्थव्यवस्था को बनाने में देश को बहुत मेहनत लगता है और टाइम लगता है। क्या लगता है, बहुत टाइम लगता है और मेहनत लगता है, तब जाके धीरे धीरे देश क्या है, विकास करता है, वो भी अच्छे नियत से। अगर बीच में पैसे खाने वाले आ गए, लूटपाट करने आ गए, तो फिर बेचारा देश का वही हालत रह जाएगा फिर से। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में राष्ट्रीय आय का एक अनुमान लगाने के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं किए गए थे। स्वतंत्रता से पहले क्या था, भारत अंग्रेज का गुलाम था, तो क्या प्रयत्न करेगा, वो तो लूट लूट के अपने ले जा रहा था। भारत में सबसे पहले सन 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी, ये देख रहे हैं ना, ये है दादा भाई नौरोजी, इनका जन्म कब हुआ था, 4 सितंबर 1825 में। उनका निधन कब हो गया, 30 जून 1917 को। ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, याद कर लीजिएगा इसको। क्या आ सकता है कि भारत में 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी ने ही राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। भी आई है ये क्वेश्चन। भारत में 1868 में पहली बार भारत में क्या है, आय का अनुमान लगाया था। उससे पहले क्या है, कोशिश भी नहीं करता था। अंग्रेज का किसको क्या मतलब था भारत से, और तो मतलब था बस लूटना है, भारत से लूटना है। और ओकरा मतलब थोड़े था कि भारत विकास करे, वो करे, नहीं ना, कुछ नहीं। तो 1868 में याद रख लीजिएगा एकदम, 1868 में दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, भारत में पहली बार पता लगाया था कि भारतीय में क्या आय क्या है, लोगों का इनकम क्या है,
हालत देख रहे होंगे बेचारे ने, स्थिति कैसा होगा। राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। उन्होंने अपनी पुस्तक, इन्होंने किताब लिखी थी, याद रखिएगा ये सब, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। गरीबी लेवल तो समझ सकते हैं, बात से बड़ी हालत खराब होगा ना। अमीर होंगे तो उनको तो दिक्कत नहीं होता होगा, जो गरीब होंगे उसका अंग्रेज के समय हालत खराब होगा उनका एकदम पूरा। क्या कह रहे हैं, दादा भाई नौरोजी ने 1868 में राष्ट्रीय आय अनुमान का प्रथम आय का अनुमान कब लगाया था, 1868 ईस्वी में। किनके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इन्होंने क्या एक पुस्तक लिखी थी, उसी पुस्तक में ये क्या है लिखे थे आय के बारे में। उसकी पुस्तक का क्या नाम था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 20 रुपया बताया गया था। बात से एक साल का आमदनी 20 रुपया, सोच सकते हैं कब का ये, 1868 में। कब का है मेरे प्यारे साथियों, 1868 में। प्रतिवर्ष कितना आदमी कमा रहा था, 20 रुपया। अभी 20 रुपया में को चॉकलेट बढ़िया नहीं आता है। अभी के समय में 20 रुपया में वो चॉकलेट नहीं आता है। और उस समय सोचिए आदमी 20 रुपया में बेचारा कैसे साल भर उसको जीना है, किस स्थिति में रहता होगा, अंग्रेज क्या कर दिया था। तो ये वाला ध्यान याद कर लीजिएगा कि भारत में सबसे पहले सन 1868 में दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। और उस समय क्या अनुमान लगाया था कि प्रति व्यक्ति भारत का आय कितना था, 20 रुपया था। कब, 1868 में, याद रखिएगा। इसके बाद अनेक विद्वानों ने व्यक्तिगत रूप से भारत की राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय का अनुमान लगाया। उसके बाद क्या है, इनके अनुमान लगाने के बाद बहुत सारे आदमी आए जो क्या है और अनुमान लगाने लगे, क्योंकि एक बार पता चल गया ना कि भारत की क्या प्रति व्यक्ति 20 रुपया है। तो और भी आदमी आए इसमें, अर्थशास्त्री, वो और डाटा इकट्ठा करने लगे होंगे। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री डॉक्टर वी राव ने 1925 से 29 के बीच में भारत का राष्ट्रीय आय आंकड़ा सर्वाधिक प्रचलित था। देखिए ध्यान से इसको सुनिएगा। एक और अर्थशास्त्री थे, क्या नाम था उनका, नाम याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आता है बार बार। डॉक्टर वी राव के द्वारा कब, 1925 से 29 के बीच, कब के, 1925 से 29 के बीच में भारत का राष्ट्रीय आय का आंकड़ा सर्वाधिक प्रचलित था। 1925 वाला डॉक्टर वी राव के द्वारा जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया, लोगों कैसे हर साल कैसे कोई डांट बजट ही निकलता है, छोड़िए दूसरी चीज, तो सरकार क्या है सामने रखती है ना, पेपर में देखते होंगे पूरा पेपर छपल रहता होगा, जो है ना बजट निकलता है, पूरा न्यूज़पेपर तो पूरा रहता है, टीवी में देखते होंगे पूरा बजट चर्चा ही होगा दिन भर खाली। तो वैसे ही जब ये क्या है आंकड़ा रखे 1925 से 29 में, कौन, डॉक्टर वी राव, तो क्या इनका जो डाटा था क्या था, अच्छा होगा, पूरा प्रचलित था। और पहली बार कौन डाटा लाए थे आय वाला, राष्ट्रीय आय का, कि भारत में प्रति व्यक्ति कितना कमा रहा है, राष्ट्रीय आय क्या है, 20 रुपया। 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ये याद रखिएगा। और उनके बाद 1925 से 29 में क्या लाए थे, डॉक्टर वी राव के द्वारा। इनका डाटा क्या था, प्रचलित ज्यादा था। आगे देखिए, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने अगस्त 1949 ईस्वी में प्रोफेसर पीसी महाल नोबिस पीसी महाल नोबिस की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना था। उसके बाद देखिए, जब दादा भाई नौरोजी पहली बार 1868 में जब डाटा निकाले 20 रुपये प्रति
प्रति व्यक्ति आय है। उसके बाद कौन आए? डॉक्टर V.K.R.V. राव 1925 से 29 में दिए डाटा दिए, उनका प्रचलित था। तो उसके बाद क्या है, सरकार एक संगठन बना दिया। वो संगठन का काम ही था कि जाओ देश में पता करो कैसा स्थिति चल रहा है, आय कैसा है प्रति व्यक्ति, राष्ट्रीय क्या, सब डाटा इकट्ठा करो। अब तो हर साल पता किया जाता है कि इतना आय है, इतना, हर साल निकाला जाता है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने कब 1949 ईस्वी में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के नेतृत्व में क्या किया गया? नेतृत्व मतलब अध्यक्षता, लीडरशिप के अंदर राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था? भारत के राष्ट्रीय आय के संबंध में अनुमान लगाना, पता कीजिए कि भारत में राष्ट्रीय आय क्या चल रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। इस समिति ने अप्रैल 1951 में अपनी पहली प्रथम रिपोर्ट क्या की? प्रस्तुत की। इसमें 1948 से 49 के लिए देश की कुल राष्ट्रीय आय 8,650 करोड़ रुपए बताई गई तथा प्रति व्यक्ति 246.9 रुपए बताई गई। आजादी के बाद क्या हुआ? सरकार पता किया कि जाओ पता करो, उस समय पता होगा गरीबी कैसा हुआ। तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस के द्वारा एक टीम बना दिया गया और ये क्या किए? पूरे देश में अनुमान पता किए कि कैसा राष्ट्रीय आय है। तो राष्ट्रीय आय में क्या पता चला कि ये रिपोर्ट आया अप्रैल 1951 में, और इसमें क्या है, ये रिपोर्ट पिछले साल के ना देगा, बताएगा। रिपोर्ट के कब था? 1948 से 49 का बीच के बताया गया था कि देश में आय कितना चल रहा है। कितना आया था? राष्ट्रीय आय था 8650 करोड़ रुपया। जैसे भी भारत सरकार के क्या है, हजारों लाखों करोड़ आती है ना राष्ट्रीय आय, तो उस समय कितना था? 8650 करोड़। और प्रति व्यक्ति आय कितना था? 250 भी नहीं था, समझिए। आजादी के समय भारत का प्रति व्यक्ति आय क्या था? 200, इसको 247 रुपया मान सकते हैं, इसको 247 रुपया मान सकते हैं। 246.9 को 47 बोल सकते हैं। 247 रुपया, 247। सोच रहे कितना? साल भर का आमदनी था प्रति व्यक्ति आय उस समय का 247 रुपया, पूरे देश का जब एवरेज निकाला गया तब। और देश का आमदनी कितना था? 8,650 करोड़। आगे देखिए, फिर आगे चला अप्रैल में 1951 में, देखिएगा क्या है, अनुमान लगाकर बता दिए थे 48 से 49 के बीच में देश का राष्ट्रीय आय कितना था? 8,650। और प्रति व्यक्ति कितना था? 247 रुपया, 246.9 रुपये प्रति व्यक्ति आय। और राष्ट्रीय आय कितना था? 8650 करोड़। फिर आगे चल के जब डाटा 1954 के बाद राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का संकलन करने के लिए सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की। अब सरकार क्या किया? एक संस्था ही बना दिया। इस संस्था का काम क्या था कि ये पता करेगा कि देश में प्रति व्यक्ति आय कितना चल रहा है, मतलब आदमी कितना कमा रहा है, और ये पता करता था कि राष्ट्रीय आय कितना है। ये संस्था कौन? CSO। CSO का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। यह संस्था नियमित रूप से राष्ट्रीय आय के आंकड़ों को प्रदर्शित करती थी। इसका काम ही था, जैसे कैसे चुनाव आयोग का काम है हर 5 साल में जहां चुनाव हुआ सरकार को चुनाव कराना है ना, चुनाव। तो वैसे ही ये जो CSO का काम क्या था? हर साल यह आंकड़ा प्राप्त करता था कि कितना प्रति व्यक्ति आय हो, कितना राष्ट्रीय आय है। राष्ट्रीय आय के सृजन में अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र विशेष योगदान रखते थे। 3 क्षेत्र पता है ना? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। याद आया? प्राथमिक कृषि, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, है ना? पिछले क्लास में बता दिए हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, तीनों के बारे में बताइएगा।
तो 1954 में सरकार क्या किया, एक सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी। ये संस्था क्या करती है, हर समय पर अंतराल पर ये क्या करती है, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा निकालती है हर साल, तब से नियमित रूप से जो भी त्रिपुट बताए हैं। आगे देखिए, प्रति व्यक्ति आय पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, पर कैपिटा आय, मतलब अभी तक तो राष्ट्रीय आय के बारे में जान रहे थे, अब पढ़ेंगे प्रति व्यक्ति आय। क्या पढ़ेंगे, प्रति व्यक्ति आय। आदमी भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना कमा रहा है, किसी का ज़्यादा होगा किसी का कम होगा, इसमें क्या करता है, एवरेज लेके निकाल देता है प्रति व्यक्ति आय में। इसका एक फॉर्मूला भी होता है प्रति व्यक्ति आय का निकालने का। क्या होता है, देश में एक साल में जितना भी टैक्स वसूला, एक साल में जितना कर हो गया, उसमें से भारत का जितना जनसंख्या है ने, कुल कर में कुल जनसंख्या से भाग देते हैं, उसके बाद जो प्राप्त होता है उसी को प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया, आज़ादी के समय तो देख रहे थे कितना था, 247 रुपया, 246.9 था ने पर कैपिटा। भारत जैसे बड़े देश में जहां जनसंख्या काफी तेजी से बढ़ रही है, यहाँ प्रति व्यक्ति आय क्या कम है। भारत का प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है, क्योंकि जनसंख्या ही बहुत ज़्यादा है भारत का। यूरोप में देखिएगा क्या है, जनसंख्या कुछ कुछ देश का तो लाख में जाएगा, कुछ का करोड़ में। अमेरिका देखिए कितना बड़ा है भारत से, उसका संख्या 32 से 34 करोड़ के बीच में है। अब भारत क्या अमेरिका से छोटा ही है, मगर जनसंख्या क्या बहुत बड़ा है। अशिक्षा का स्तर क्या है, ज़्यादा है भारत में, अशिक्षा भी बहुत है, इलिटरेसी। एवं भाषा, भारत में देखते क्या है, एक भाषा है हर ने, यहाँ देखिएगा हर कुछ दूर में भाषा बोली चेंज हो जाता है, हर कुछ दूर में भाषा और पानी का स्वाद देखिएगा भारत में चेंज हो जाता है। बिहार में देखिए ना कितना भाषा बोला जाता है, कनु भोजपुरी, मगही, मैथिली बोला जाता है कि नहीं। साउथ में चल जाइएगा, तमिल में, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम बोला जाता है कि नहीं भाषा। नॉर्थ ईस्ट में चल जाए तो उधर अलग भाषा है, दिल्ली देने चल जाए तो उधर अलग ही लैंग्वेज है, हरियाणा का अलग, पंजाब का अलग, कश्मीर का अलग है कि नहीं है। तो यहाँ क्या है, अलग अलग भाषा है, अशिक्षा ज़्यादा है, जीवन शैली और संस्कृति की बहुतीयता। यहाँ क्या है, कल्चर बहुत ज़्यादा है, कल्चर तो कल्चर खराबी चीज़ थोड़े है इसमें से, संस्कृति से स्टाइल ये तो खराब अच्छा चीज़ ही है। मेन यहाँ पर प्रॉब्लम है अशिक्षा का स्तर। भारत में गरीबी का मेन क्या है, क्वालिटी शिक्षा नहीं मिलते यहाँ पर ज़्यादा। इस बात का एहसास निरंतर बढ़ता जा रहा है कि विभिन्न आर्थिक सामाजिक उद्देश्यों के पूर्ति के लिए हम अपनी प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करें। क्या कह रहा है, अर्थशास्त्री सब कह रहे हैं कि समाज में अगर चाहते हैं न स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया हो तो क्या करना पड़ेगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना पड़ेगा। प्रति व्यक्ति आय कैसे बढ़ेगा, जब रोजगार अच्छा होगा, लोगों के पास शिक्षा अच्छी होगी, लोगों के पास अच्छा काम होगा जिसमें उसको अच्छे वेतन पैसा मिलेगा। ज़्यादा वेतन पैसा मिलेगा तभी ना वो खर्चा कर पाएगा शिक्षा पर, हर चीज़ पर, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो वही बोल रहे हैं कि प्रति व्यक्ति आय क्या होगा, बढ़ाना होगा, लोगों का प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना होगा। कैसे बढ़ेगा, अच्छा रोजगार होगा तभी बनेगा, अच्छा शिक्षा होगा, अच्छा स्किल होगा तब बढ़ेगा। ऐसा करके ही हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं तथा अपना जीवन स्तर क्या है, ऊंचा कर सकते हैं। जब लोगों का कमाने का क्या होगा, ज़्यादा पैसा कमाएगा तभी ना उसका स्टैंडर्ड सुधरेगा। अब 10,000 बेचारा 15,000 कमी करे, खर्चा कहाँ करेगा, वो खाना पर करेगा, कपड़ा पर करेगा, कि शिक्षा पर करेगा, कि कोई तबीयत बिगड़ गया उस पर करेगा। और वही 1 लाख 5 लाख कमाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, खाना पर भी बढ़िया से करेगा, घर भी बढ़िया होगा, उसका सब चीज़ बढ़िया होगा कि नहीं होगा, जीवन स्तर क्या होगा, अच्छा होगा। तो क्या कह रहे हैं अर्थशास्त्री, प्रति व्यक्ति आय जब क्या होगा, सुधार होगा तो जीवन अपने आप सुधर जाएगा। आइए कुछ जान लेते हैं, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं। राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। इसका आकलन निम्न,
ये वाला बताए भी थे, तो देख लीजिए एक बार और बढ़िया से बता देते हैं। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाला जाता है, देख लीजिए। पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय को क्या बोलते हैं, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम में क्या होता है, राष्ट्रीय आय, जितना भी सरकार ने क्या किया, टैक्स वसूला। सरकार क्या किया, एक साल में, सरकार एक साल में जितना टैक्स वसूला, टैक्स समझते हैं ना, जीएसटी और इनकम टैक्स, जितना तरह का टैक्स वसूला, उसमें से देश की जितनी जनसंख्या है, देश की जितनी जनसंख्या है ना, बोलते हैं वो 140 करोड़, 140 करोड़ में जितना टैक्स वसूला उसमें भाग दे देंगे ना, तो क्या आ जाएगा, प्रति व्यक्ति आय आ जाएगा, उसका एवरेज आ जाएगा। उसका क्या आ जाएगा, एवरेज। जिस देश का प्रति व्यक्ति आय जितना ज्यादा, उद्देश्य उतना अच्छा, उद्देश्य उतना अच्छा, क्योंकि पता चलता है ना कि वहां के लोगों का आमदनी ज्यादा है, आमदनी ज्यादा तो लिविंग स्टैंडर्ड ज्यादा। अभी तुरंत तो बोले कि लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए आय बढ़ाना पड़ेगा, प्रति व्यक्ति आय, जो भारत का क्या है, बहुत कम है। इसका कारण क्या है, अशिक्षा, भाषा, बहुत सारे कारण हैं। तो आज के लिए आपका क्लास यहीं तक रखते हैं, अगले पार्ट इसके अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तब तक अच्छे से अपना ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में।